नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ उपन्यास नव विधान का एपिसोड 3। अभी तक की कहानी इस प्रकार है। शैलेश्वर बाबू की पत्नी का निधन हो गया है। उनका 9-10 साल का एक पुत्र भी है जिसके पालन पोषण की समस्या आ गई है। पुनर्विवाह करने के बजाय उन्होंने अपनी प्रथम पत्नी उषा को बुलाने का निश्चय किया। प्रथम विवाह के पश्चात जब वे विलायत में पढ़ाई करने चले गए थे, तब उनके पिता एवं ससुर के बीच हुए विवाद की वजह से उनके पिता ने उनकी प्रथम पत्नी को वापस उसके घर भेज दिया था और उनके विलायत से वापस लौटने पर उनका विवाह कर दिया था। अब पत्नी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने उषा को वापस बुलाया। शैलेश्वर बाबू की बहन विभा के लगातार कटु व्यवहार के और शैलेश बाबू की उपेक्षा की वजह से उषा ने वापस अपने मायके चले जाने का निश्चय किया। अब सुनिए आगे की कहानी। सवेरे नींद टूटने पर शैलेश को लगा मानो उसने सारी रात भयंकर दुस्वप्न देखे हैं। खिड़की से झांक कर देखा, उषा अपने नित्य के काम धाम में लगी हुई है। सोमेन साथ साथ लगा हुआ है, शायद खाने को कुछ मांग रहा है। सीढ़ी से उतरने के रास्ते में भेंट होने पर वो बोली, तुम्हारी चाय तैयार कर दी है, हाथ मुंह धोने में देरी करोगे तो ठंडी हो जाएगी, जरा जल्दी करना। शैलेश ने कहा, ठीक है तुम भिजवा दो, मुझे 1 मिनट की देरी भी ना होगी। इतना कहकर वो लपक कर बाथरूम में घुस गया। मन ही मन कहा, मैं भी कैसा इडियट अर्थात मूर्ख हूँ। दाम्पत्य कलह की युद्ध घोषणा को भीष्म प्रतिज्ञा समझकर मैंने सारी रात अशांति और चिंता में काट दी। भोर वेला में इसे सोचकर उसे न केवल हंसी आई, अपने ही प्रति लज्जा का भी बोध हुआ। गृहस्थी में कोई मतभेद अथवा जरा सी कहासुनी हो जाने से ही यदि स्त्री ससुराल छोड़ भाई के घर जाकर आश्रय लेने लगे, तब तो मनुष्य नाम का कोई जीव दुनिया में बचता ही नहीं। सोमेन की माँ होती तो शायद 10-5 दिन के लिए कुछ भय भी रहता, किंतु उषा के समान शुद्ध हिंदू आदर्शों पर गढ़ी हुई स्त्री, जिसे धर्म और पति के अतिरिक्त दुनिया की और कोई चिंता ही न हो, यदि क्रोध की बात को लेकर अपने जन्म भर की शिक्षा और संस्कार को छोड़ दे तो फिर संसार में और बाकी क्या बचेगा। ऐसी बात को लेकर चिंतित होने से बढ़कर और पागलपन क्या हो सकता है। इन्हीं बातों को अनेक रूपों में पाकर उसका भय और चिंता दूर हो गई और हृदय शांति एवं प्रीति के रस से भर गया। फिर स्वतः इच्छा किए बिना ही उसने उषा के साथ विवाह एवं उसके शिक्षित समाज की और भी 2-4 महिलाओं की मनी मन तुलना कर डाली और लंबी सांस लेकर बोला, रहने दो बाबा, अब और कुछ नहीं चाहिए। यदि मेरी अपनी कन्या कभी हो तो वो अपनी माँ जैसी ही हो, और यदि वो इसी प्रकार की शिक्षा दीक्षा पावे तो मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा। इतना कहकर 5-6 मिनट के अंदर ही तैयार होकर वो अपने पढ़ने के कमरे में जा पहुंचा। नया रखा हुआ मुसलमान खानसामा चाय, रोटी, मक्खन, केक आदि प्रातःकालीन नाश्ते की चीज़ें लेकर हाजिर हुआ तो शैलेश सहसा चौंक पड़ा। यही सब चीज़ें खाने का तो सदा से अभ्यस्त था। बीच में चंद दिन इसमें बाधा पड़ी थी, किंतु जब उन चीज़ों को टेबल पर रख कर खानसामा चला गया तो उन चीज़ों की ओर देखने में भी उसे अरुचि होने लगी। जब से उषा घर में आई है तब से इन चीज़ों की जगह नमकीन, कचौड़ी इत्यादि अपने हाथ से तैयार की हुई चीज़ें चाय के साथ आती थीं और वो स्वयं भी उपस्थित रहती थी, किंतु आज वो साथ सब कुछ न देखकर खाने की ओर उसे रुचि ही नहीं हुई। केवल एक प्याला चाय केतली से ढाल कर रख ली और खानसामा को बुलाकर और सब चीज़ें वापस कर दी। इसके बाद पर्दे के बाहर एक अत्यंत परिचित पदध्वनि सुनाई पड़ने की प्रतीक्षा में कान खड़े कर लिए। नाश्ता न करने की कड़ी कैफियत देने का विचार भी उसने मन में पक्का कर लिया। धीरे धीरे फिजूल देरी करके प्याला जब समाप्त किया तो चाय बिल्कुल ठंडी और बेस्वाद हो गई थी। लौट कर नौकर खाली प्याला उठा ले गया, किंतु जिस पगध्वनि को सुनने की आकांक्षा मन में थी वो न सुनाई पड़ी। उषा कमरे में नहीं आई। धीरे धीरे दिन चढ़ाया। स्नान भोजन करके कॉलेज के लिए तैयार होना है। खाने के समय और दिनों की तरह आज भी उषा पास आकर बैठ गई। आग्रह, यत्न और बातचीत किसी में कोई अंतर घर के किसी प्राणी को दिखाई न पड़ा। दिखाई पड़ा केवल शैलेश को। एक ही रात में कोई प्राणी
बिना चेष्टा के, बिना आडंबर के कितनी दूर चला जा सकता है, इसे अनुभव कर वो बिल्कुल सन्न रह गया। कॉलेज की पोशाक पहनने के लिए कमरे में आने पर देखा कि सामने टेबल पर वही हिसाब किताब वाली छोटी कॉपी रखी हुई है। शायद कल से ही इस तरह पड़ी है। उसने ध्यान न दिया होगा, अन्यथा ये कॉपी उसके लिए उषा अभी अभी रख गई है, ये तो संभव नहीं है। आज भी तो महीना ख़त्म नहीं हुआ है। अकस्मात इसे इस जगह रखने की आवश्यकता किस लिए हुई? उसका गले में टाई बांधता हुआ हाथ अचानक रुक गया। कुछ उत्सुकतावश और कुछ अनमनस्कता के साथ एक एक करके पन्ने उलटते हुए अंतिम पन्ने पर आकर दृष्टि ठहर गई। हर पन्ने में एक ही बात है। शाक, आलू, परवल, चावल की बोरी, दूध के दाम, नौकरों की तनख्वाह, कल तक का कुल खर्चा जोड़कर शेष रुपयों की रकम साफ साफ लिखी हुई है। इस हिसाब का जिस दिन आरंभ हुआ उस दिन वो इलाहाबाद में था और तब भी उसमें उसका कोई हाथ नहीं था, और आज यदि इस जगह आकर उसकी समाप्ति हो जाती है तो भी उसमें उसका हाथ नहीं। बहुत देर तक पहले दिन के पहले पृष्ठ पर शैलेश आंखें गड़ाए रहा। ये चीज़ उसकी गृहस्थी में केवल 2 दिन ठहर पाई, पहले भी नहीं थी, और यदि आगे भी न रहेगी तो उसकी गृहस्थी का चलना बंद नहीं हो जाएगा। शायद 2 दिन बाद वो खुद ही भूल जाएगा। तब भी आज उसे न जाने कितनी बातें याद आ रही हैं। वो कॉपी बंद करके फिर से टाई बांधने लगा। टाई बांधते समय भी उसके मन में बार बार यही बात सबके ऊपर होकर आने लगी कि दुनिया में किसी चीज़ का मूल्य एकांत रूप से नहीं लगाया जा सकता। इस हिसाब की तरह ही एक दिन इस कॉपी की बड़ी ज़रूरत थी, और अब वही सब एक दिन कितना निरर्थक हो जाएगा। अंत में जब पोशाक पहनकर शैलेश बाहर निकला तो मन में हजार हजार इच्छा होने पर भी वो उषा को बुलाकर कोई बात न पूछ सका। अज्ञात भविष्य के बीच उसका मन मानो बार बार पछाड़ खा खाकर मरने लगा। फिर भी अनिश्चित आशंका को सुनिश्चित दुर्घटना में दृढ़ कर लेने का साहस वो अपने अंदर किसी तरह नहीं खोज पाया। कॉलेज से छुट्टी होने के बाद शैलेश घर न लौटकर सीधे विभा के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर देखा कि उसका अनुमान सर्वथा गलत नहीं है। बहनोई कचहरी नहीं गए थे और इसी बीच पति पत्नी में एक प्रकार की सुलह हो गई थी। ये देखकर उसे बड़ी तृप्ति हुई। उसने कहा, सोमेन को लाने के लिए तुमने आदमी नहीं भेजा विभा? विभा कुछ कहने जा रही थी कि क्षेत्र मोहन बोल उठे, जिसने हाथी खरीदा था वो अब नहीं रहा। इसका मतलब? क्षेत्र मोहन ने कहा, तुमने वो कहानी नहीं सुनी है? किसी मतवाले ने नशे की झोंक में राजा का हाथी खरीदना चाहा था। दूसरे दिन इस बेअदबी के लिए कैफियत मांगने पर उसने हाथ जोड़कर कहा कि उसे हाथी की ज़रूरत नहीं है। कारण हाथी का जो असली खरीदार था वो अब नहीं रहा, चला गया है। इतना कहकर अपनी रसिकता पर स्वयं हंसने लगे और हंसी रुकने पर बोले, ये कहानी सुनाकर भाभी जी को नाराज होने से रोकना शैलेश। सचमुच अब वो खरीदार नहीं रहा, चला गया है। माँ की अपेक्षा यदि बुआ के पास रहने से कोई लड़का आदमी बनता हो तो फिर ना होगा तो कर्ज लेकर मैं विभा के लिए हाथी ही खरीद दूंगा। इतना कहकर वो विभा से छिपकर पुनः हंसने लगे, किंतु उस हंसी में शैलेश ने साथ नहीं दिया। पीछे इस परिहास का सूत्र पकड़कर विभा का सोया हुआ क्रोध कहीं जग न जाए, इस भय से प्राण प्रण से अपने को रोक कर वो चुप ही रहा। क्षेत्र मोहन ने लज्जित होकर कहा, क्या बात है शैलेश? शैलेश ने कहा, विवाह की बातों से मैं सोमेन के संबंध में बहुत कुछ निश्चिंत हो गया था, किंतु जब वो बात नहीं हो सकती तो कोई नई व्यवस्था मुझे करनी ही होगी। क्षेत्र मोहन ने कहा, अर्थात डायन के हाथ में लड़के को रखा नहीं जा सकता, यही ना? शैलेश बोला, इस कटूक्ति का जवाब दिए बिना ही ये बात कही जा सकती है कि उषा जल्दी ही चली जाएगी। चली जाएगी? कहाँ? शैलेश ने कहा, जहाँ से आई थी, अपने भैया के घर। क्षेत्र मोहन के मुंह का भाव बहुत गंभीर हो उठा। उन्होंने पत्नी के मुंह की ओर तिरछी नज़र से देखते हुए कहा, मुझे इसी तरह का कुछ भय हो रहा था शैलेश। विभा ने इतनी देर से एक भी बात नहीं कही थी। पति के सुपरिचित कंठस्वर का अर्थ उसने समझा, किंतु मुंह फिराकर सहज स्वर में ही पूछा, भैया, मुझे निमित्त बनाकर ही क्या तुम ये व्यवस्था करने जा रहे हो? यदि ये बात है तो मैं निषेध नहीं करूँगी, किंतु इतना कह देती हूँ कि एक दिन तुम दोनों को ही रोना पड़ेगा। शैलेश ने सिर हिलाकर बताया कि ऐसी बात नहीं है।
इसके बाद मुसलमान रॉकर रखने की बात से शुरू करके आज सुबह उस खर्च की कॉपी वाली बात तक सारी कथा क्रम से सुना दी और कहा, मैंने जाने को नहीं कहा है, किंतु जाने में बाधा भी नहीं दूंगा। इसके कारण बंधु बांधवों के बीच आलोचना छिड़ेगी और उससे मेरा यश बढ़ेगा नहीं, ये भी मैं जानता हूँ। किंतु बहुत बड़ी भूल का परिमार्जन हो गया, इसके लिए मैं भगवान को हृदय से धन्यवाद दूंगा। विभा मुंह बंद किए बैठी रही। क्षेत्र मोहन ने भी बहुत देर तक कोई राय प्रकट नहीं की। शैलेश ने कहा, तुम लोगों को सब कुछ बतला देना अपना कर्तव्य समझकर ही मैं आया हूँ, जिससे कम से कम तुम लोग तो हमें गलत ना समझो। क्षेत्र मोहन ने जोर से सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसकी ताकत है कि ऐसा समझे। हाँ जी शैलेश, भवानीपुर वाली जो बात एक बार चली थी, इस बीच उनमें से किसी ने कुछ खोज खबर ली थी क्या? शैलेश ने असहिष्णु होकर कहा, तुम्हारा संकेत इतना अभद्र और हीन है कि अपने को संभालना कठिन है। तुम्हें केवल यही समझकर माफ़ किया जा सकता है कि तुम्हें मालूम नहीं कि तुम कहाँ चोट कर रहे हो। इतना कहकर भीतर के उत्ताप से एक बार हिल डुल कर वो पुनः सीधा बैठ गया। क्षेत्र मोहन ने उसके मुंह की ओर ताक कर अविचलित भाव से एवं सहज रूप से स्वीकार करते हुए कहा, ठीक बात है, तुम्हारी वो जगह कहाँ है मैं सचमुच समझ नहीं पाया। शैलेश ने बहुत चोट खाकर कहा, अपनी स्त्री के साथ ही उस दिन तुम जैसा व्यवहार कर चुके हो, उसे देखते मैं तुमसे और क्या आशा कर सकता हूँ। तुम्हारे दंभ को आघात लगेगा, इसी से कभी कुछ नहीं कहा, किंतु शायद बहुत पहले ही कह देना उचित था। ये क्षेत्र मोहन ने मटकते हुए जरा हंसकर कहा, यही तो बात है शैलेश, इट रिमाइंड्स, ये याद दिलाती है स्त्री के प्रति व्यवहार की। वो आज भी ठीक तरह से सीख नहीं पाया हूँ, सीखने की उम्र भी बीत गई है। तुम यदि इस विषय पर एक किताब लिख दो तो बड़ा अच्छा हो भैया। अच्छा, तुम भाई बहन एकांत में बैठकर परामर्श करो, मैं आता हूँ। इतना कहकर वो अचानक खड़े हो गए और तेजी के साथ बाहर चले गए। शैलेश चिल्लाकर बोला, किताब लिखने में शायद देर हो सकती है, किंतु तब तक सुन जाओ कि तुमने भवानीपुर का उल्लेख करके जो व्यंग किया है, सो वे हमारी खोज खबर लें, मुझे ही चेष्टा करके उनकी खोज खबर लेनी पड़ेगी। क्षेत्र मोहन ने दरवाजे के बाहर से ही जवाब दिया, जरूर लेनी होगी, अब भी बहुत विलंब हो गया है। दूसरे दिन सवेरे ही क्षेत्र मोहन पटल डांगा के मकान पर जा पहुँचे। शैलेश नहाने की तैयारी कर रहा था। अचानक असमय बहनोई को देखकर वो बहुत विस्मित हुआ। कल की अत्यंत अप्रीतिकर घटना के बाद उनके इस प्रकार अयाचित और इतनी जल्दी आने की आशा उसे नहीं थी। मन ही मन बहुत लज्जा का अनुभव कर उसने कहा, आज क्या हाई कोर्ट बंद है? क्षेत्र मोहन ने हंसकर कहा, यह बेकार का सवाल है। तब क्या प्रैक्टिस छोड़ दी है? ये उससे भी फिजूल का सवाल है। शैलेश बोला, शायद मैं भी फिजूल हूँ। मेरे नहाने का समय हो गया है, इसके लिए तुम्हें ऐतराज़ तो ना होगा? क्षेत्र मोहन ने जवाब दिया, तुम जा सकते हो। भाभी जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? इस मकान में पूजा का कोई अलग कमरा ना था, इसलिए शैया गृह के एक कोने में आसन बिछाकर उषा नित्य पूजन की तैयारी कर रही थी। कंठ स्वर पहचान कर भीगे बालों पर आंचल खींचते हुए बुलाया, आइए। क्षेत्र मोहन कमरे में आते ही झेंप गए। बोले, असमय में आकर मैंने अन्याय किया है। अचानक पिता के घर जाने का विचार कैसे आ गया? क्या पिता बीमार हैं? उषा ने कहा, पिता तो जीवित नहीं हैं। ओहो, तब क्या माँ बीमार हैं? उषा ने कहा, वो तो पिताजी से भी पहले चली गई। क्षेत्र मोहन ने घोर विस्मय प्रकट करते हुए कहा, तब फिर कहाँ जा रही हैं? और कौन है? ऐसी जगह तो किसी तरह जाना नहीं हो सकता। शैलेश की बात छोड़ दीजिए, पर हम लोग तो राजी नहीं हो सकते। उषा मुंह नीचा किए मीठी हंसी हंसकर बोली, राजी नहीं होंगे? नहीं, किसी तरह नहीं। किंतु मेरा इतना समय तो भैया के घर में ही कट गया है। क्षेत्र बाबू अचल होकर तो रही नहीं। क्षेत्र बाबू ने कहा, यह सचमुच ही कहीं जा रही हैं तो ये सच बताती जाइए कि कितने दिन में लौट आएंगी, नहीं तो किसी तरह ना जाने पाएंगी। उषा चुप रही। क्षेत्र मोहन ने कहा, किंतु सोमेन? उषा ने कहा, उसकी बुआ जो है। क्षेत्र मोहन ने अचानक हाथ जोड़कर कहा, वो मेरी पत्नी है, मैं उसकी ओर से क्षमा की भिक्षा मांगता हूँ। उषा चुप रही। क्षमा नहीं कर सकेंगी? उषा उसी तरह सिर झुकाए चुप बैठी रही।
कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद क्षेत्र मोहन ने सांस लेकर धीरे धीरे कहा, जब जगत में अपराध है तब उसका दुख भोग भी है और होने की बात भी है, किंतु क्या बता सकती हैं कि इसका न्याय विचार क्यों नहीं है? उषा ने कहा, अर्थात एक आदमी के अपराध का दंड दूसरे को क्यों भोगना पड़ता है? भोगना पड़ता है इतना ही जानती हूँ, किंतु क्यों भोगना पड़ता है ये मैं नहीं जानती। क्षेत्र मोहन बाबू कब जाएंगी? भैया के लेने आते ही, कल भी वो आ सकते हैं। कुछ देर तक चुप रहकर क्षेत्र मोहन बाबू ने कहा, सोचा था एक बात आपको कभी ना बतलाऊंगा, किंतु आज सोचता हूँ कि उसे छिपाना मेरे लिए अपराध होगा। आपके आने से पहले इस घर में एक और प्राणी के आने की संभावना हुई थी। लगता है वो षड्यंत्र बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। उषा ने कहा, मैं जानती हूँ। क्षेत्र मोहन बोले, तब आप क्रोध करके अंत में उसी षड्यंत्र को विजयी होने देंगी? इससे बात पूरी नहीं हो पाई। उषा ने शांत परंतु दृढ़ स्वर में कहा, विजयी हो या पराजित हो क्षेत्र मोहन बाबू, आप मुझे क्षमा कर दें। इतना कहकर उषा ने दोनों हाथ जोड़ दिए और इतनी देर बाद क्षेत्र मोहन के मुंह की ओर आंख उठाकर देखने लगी। उस दृष्टि के सामने क्षेत्र मोहन अवाक होकर ताकते रह गए। अपनी पत्नी से बातचीत करना शैलेश ने बंद कर दिया, किंतु उषा ने वैसा नहीं किया। उसके आचरण में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। गृहस्थी के सब काम काज वो ठीक तरह से करती जा रही है। मुंह खोलकर शैलेश कुछ भी पूछ नहीं सकता। सबसे मुश्किल उसे ये सोचकर हो रही थी कि जो प्राणी इस घर को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है, उसी घर के प्रति उसकी इतनी ममता कैसे बनी हुई है। आज सुबह ही उसने कानों से सुना है कि दीवार में हाथ पोंछ देने के अपराध में उषा नए नौकर को बुरा भला कह रही है। यद्यपि अभ्यास के कारण काम काज में भूल भ्रम उससे नहीं होता था, किंतु फिर भी उसकी सतर्क दृष्टि में कहीं जरा भी शिथिलता आते शैलेश ने नहीं देखी। उषा को भली भांति जानने का समय उसे नहीं मिला। थोड़ा ही जान पाया है, किंतु जो कुछ भी जान सका है उसी के कारण वो इतना समझ चुका है कि अब उसे जाने के संकल्प से विचलित नहीं किया जा सकता। साधारण मानव चरित्र का जो कुछ भी ज्ञान इस उम्र में उसने संचित किया है, उसके संबंध में एक बड़ा भारी गोलमाल, एक आंख से हंसना, दूसरी से रोना, शैलेश के मन को निरंतर घूमने वाले गोल झूले पर घुमा घुमा कर मार रहा है। क्षेत्र मोहन आए और अचानक रसोई घर के दरवाजे के सामने पहुंच गए। बोले, भाभी जी, प्रसाद पाने में अब कितना विलंब है? उषा ने माथे पर का कपड़ा और खींच लिया तथा हंसते हुए कहा, ये बात तो आप अपने साले साहब से पूछ कर आइए, नहीं तो मेरे यहाँ तो सब कुछ तैयार है। क्षेत्र मोहन ने कहा, आप ठगाई जाने वाली प्राणी नहीं हैं, किंतु मैं स्वयं तो ठगा गया। भोजन की बहार देख कर तो पेट भरा होने पर भी लोभ सता रहा है भाभी जी, किंतु बीमार हो जाने का भय लगता है। निमंत्रण कैंसिल कर देने से काम ना चलेगा और किसी दिन आकर खा जाऊंगा। उषा चुप्पी साधे रही। क्षेत्र मोहन बोले, आपका लड़का कहाँ है? उषा ने कहा, आज ना जाने क्या सोचकर वो किसी तरह स्कूल जाने को तैयारी न था, किसी तरह थोड़ा खिला पिलाकर अभी उसे भिजवाया है। क्षेत्र मोहन बोले, वो आपको बहुत प्यार करता है। फिर कुछ हंसकर कहा, अच्छी बात है। आपके मायके जाने के प्रस्ताव का क्या हुआ? सच तो यह है भाभी जी कि क्रोध में आप जैसी नारी के मुंह से यदि इस तरह की निर्बंध बात निकल जाए, तब इस संसार में भरोसा करने को और क्या रह जाएगा। उषा ने इस अभियोग का कोई उत्तर नहीं दिया, सिर झुकाए चुप बैठी रही। उषा के कमरे से बाहर निकलकर क्षेत्र मोहन शैलेश के पढ़ने के कमरे में पहुंचे। शैलेश स्नान के बाद शीशे के सामने खड़ा होकर बालों में कंघी कर रहा था। उसने सिर फिराकर देखा। क्षेत्र मोहन ने पूछा, आज कॉलेज बंद है क्या? नहीं, किंतु पहले 2 घंटों में क्लास नहीं है। क्षेत्र मोहन ने ठंडी सांस लेकर कहा, मजे में हो, किंतु भाभी जी को मायके भेजने के बारे में क्या आयोजन किया? शैलेश बोला, जो कुछ आयोजन करना होगा वो चले जाने के बाद ही करूँगा। सुना है कल उनके भैया आकर लिवा ले जाएंगे। क्षेत्र मोहन बोले, तुम इडियट हो, ऐसी स्त्री से तुम्हारी पटरी नहीं बैठ सकेगी भाई। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम अदला बदली कर लें, तुम भी मज़े में रहोगे और मैं भी सुख से रहूँगा। शैलेश ने बहुत विरक्त होकर कहा, उम्र में अधेड़ हो गए क्षेत्र, अब तो इस प्रकार के भद्दे मजाक करना छोड़ दो। क्षेत्र मोहन बोले,
छोड़ के अपनी साध से पाता हूँ भाई, तुम लोगों के व्यवहार के कारण छोड़ नहीं पाता। उन्होंने बड़ी व्यथा पाकर कहा। मायके चली जाऊंगी। तुमने कुछ इस तरह का जवाब दिया, जाती हो तो जाओ, अभी भवानीपुर मेरे हाथ से गया नहीं है। ये सब कैसा व्यवहार है? भाई बहन एक ही सांचे में ढले हो। जाने दो, मैं सब रफा दफा करके आ रहा हूँ, उनका जाना वाना नहीं होगा, किंतु अब तुम खोज मारकर और घाव न करना। अचानक घड़ी की ओर देखकर क्षेत्रमोहन चौंक पड़े। ओह, बड़ी देर कर दी, अब तो चलता हूँ, कल सुबह आऊँगा। लौटने को तैयार होकर सहसा स्वर धीमा करके बोले, कुछ दिन थोड़ा बना बुनू कर चलो न शैलेश। अध्यापक के घर की लड़की है, अनाचार सहन नहीं कर सकती। वो सब खाना वाना 2 दिन न खाओ, फिर ये सब ठीक भी तो नहीं है। खर्चे की ओर भी ध्यान देकर देखो। अच्छा, चलता हूँ भाई। इतना कहकर जवाब का इंतजार न करके तेज कदमों से बाहर चले गए। शैलेश कुछ क्षणों तक सन्न खड़ा रहा। क्षेत्रमोहन कब आए, क्या कहकर और क्या करके सहसा सब मामला उलट पुलट गए, ये सब वो सोच ही न सका। बेरा ने आकर सूचना दी कि खाना परोस दिया गया है। उत्तर की ओर से ढके बरामदे में नियमानुसार आसन बिछाकर जगह की गई है। रोज की तरह अनेक प्रकार के अन्न व्यंजन परोस कर उषा पास ही बैठी है। शैलेश सिर झुकाकर खाने बैठ गया। कई बार उसकी इच्छा हुई कि क्षेत्रमोहन की कही हुई बात की आमने सामने जांच करके समयोचित 2 मीठी बात कर दी जाए, किंतु किसी भी तरह वो मुंह खोल नहीं सका। किसी तरह ये बात ना पूछ सका, यहाँ तक कि सुमेन के बहाने से भी कोई बातचीत शुरू नहीं कर सका। अंत में खाना समाप्त होने पर वो चुपचाप उठकर चला गया। दूसरे दिन सवेरे ही अविनाश आ पहुंचा। उस समय शैलेश हाथ मुंह धोने के बाद पढ़ने के कमरे में चाय पीने जा रहा था। घर पर इस अपरिचित व्यक्ति को देखकर उसकी छाती धक से हो उठी। पूछा, आप कौन हैं? आगंतुक उषा का छोटा भाई था। उसने अपना परिचय देकर कहा, दादा स्वयं नहीं आ सके, दीदी को ले जाने के लिए मुझे भेजा है। ठीक तो है, ले जाओ। ये कहकर शैलेश अपने कमरे में चला गया। वहाँ नाश्ते की सब चीज़ें टेबल पर सजी हुई थीं, किंतु केवल एक प्याला चाय ढालकर वो अपनी आराम कुर्सी पर जा बैठा। बाकी सब चीज़ें पड़ी रहीं, उन्हें छूने की भी रुचि नहीं हुई। उषा के मायके से किसी के आकर ले जाने की बात तो निश्चित थी ही, इसलिए अविनाश को देखकर शैलेश के चौंकने का कोई कारण नहीं था। और आया है इसलिए दूसरे को जाना ही पड़ेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। हो सकता है शायद अंत में जाना ही हो, किंतु इस विषय में कोई निश्चित बात न जानने तक शैलेश का तन मन कैसा होने लगा, उसकी उपमा देना कठिन है। आज सवेरे क्षेत्रमोहन के आने की बात थी, किंतु वो या तो भूल गए या किसी काम में फंस कर रह गए। उसकी ये आशंका और सब आशंकाओं को पार कर गई। वो आ जाएं तो कुछ एक निर्णय हो जाए। इस समय उसे इसी की एकमात्र आवश्यकता है। अधैर्य की उत्तेजना में उसे भय होने लगा कि कहीं वो अपने को रोक ना सके और खुद ही दौड़कर उषा से पूछना बैठे कि कल क्षेत्रमोहन से उसकी क्या क्या बातें हुई थीं। शैलेश को जैसे अपने ही ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, और इस प्रकार जब घड़ी की तरफ बार बार देख कर समय काटे नहीं कट रहा था, ऐसे समय भारी पर्दे को हटाकर जिस व्यक्ति ने सहसा प्रवेश किया वो एकमात्र प्रतीक्षित क्षेत्रमोहन नहीं, अविनाश है। शैलेश ने मुंह उठाकर देखा और एक पुस्तक उठा ली। उसकी सारी देह में मानो आग लग गई। अविनाश बैठने ही जा रहा था, किंतु खाने की चीज़ों पर नज़र पड़ते ही दूसरी तरफ एक कुर्सी और कुछ दूर पर खींचकर बैठ गया। जान पड़ता है उसे इसका पहले से ही भरोसा न था कि गृहस्वामी उसका स्वागत करेंगे, किंतु जब उन्होंने उससे आने का कारण तक नहीं पूछा तब अविनाश को स्वयं ही बात करनी पड़ी। बोला, इसी ढाई की गाड़ी से दीदी जाना चाहती हैं। शैलेश ने मुंह पर उठाकर कहा, जाना चाहती हैं? क्यों? क्या मेरी ओर से उन्हें रोके जाने की आशंका हो रही है? अविनाश अभी लड़का ही है, इसका क्या जवाब दे, ये उसे नहीं सूझा। उसने केवल इतना कहा, जी नहीं। दरवाजे के बाहर चूड़ी की आवाज़ सुनकर शैलेश का मन और खट्टा हो गया। बोला, नहीं, मेरी ओर से उन्हें जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। अविनाश चुप बैठा रहा। शैलेश ने सवाल पूछा, तुम्हारे दादा अर्थात बड़े भैया के आने की बात सुनी थी, वो क्यों नहीं आए? अविनाश ने संकुचित होकर बहुत धीरे धीरे कहा, उन्हें मुझे भेजने की भी इच्छा नहीं थी। क्यों? अविनाश चुप रहा। शैलेश ने कहा,
तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें सब बातें कही भी नहीं जा सकती, कहने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। फिर भी तुम्हारे दादा अगर कभी जानना चाहें तो उनसे कह देना कि इस मामले में उषा की कोई गलती नहीं है। गलती या भूल अगर कुछ हुई है तो मेरी है, उसको बुलवाना ही मेरे लिए उचित न था। जरा रुककर फिर कहने लगा, मेरे मन में हुआ कि पिताजी अन्याय कर गए हैं। बहुत दिनों के बाद अवस्थावश जब अवसर आया तब मैंने सोचा कि अब उसका प्रतिकार हो जाएगा। तुम्हारी दीदी आई तो जरूर, किंतु एक दोष 100 दोष बनकर दिखाई पड़ा। अविनाश मौन बैठा रहा। उसका और क्या उत्तर है। उसी समय अचानक दूसरी ओर का दरवाज़ा ठेलकर क्षेत्र मोहन ने प्रवेश किया। शैलेश ने ताक कर देखा किंतु रुक न सका। कठोर बात का स्वभाव ही यह है कि वह अपने ही भार से और कठोर होती जाती है। उषा आड़ में खड़ी थी। अचूक निशाना साध कर उसे निरंतर भेदने के लिए निर्दय उत्तेजना से ज्ञान शून्य हो शैलेश कहने लगा, यह सच है कि तुम्हारी बहन से मैंने एक दिन शादी की थी, किंतु उन्हें किसी तरह सहधर्मिणी नहीं कहा जा सकता। हमारी शिक्षा दीक्षा, समाज और धर्म कुछ भी एक नहीं है। जोर जबरदस्ती से अपने यहाँ रखकर यदि मैं अपने इस घर को स्मृति शास्त्र की पाठशाला बना दूं तो मेरी एकमात्र बहन दुख एवं क्षोभ से पराई हो जाएगी और एकमात्र लड़का कुशिक्षा और बुराइयों से भर उठेगा। ऐसा तो मैं किसी तरह भी नहीं होने दे सकता। फिर भी मैं इसके लिए उनका कृतज्ञ हूँ कि जो कुछ मैं मुंह खोलकर कह नहीं पा रहा था उसे कहने के दुरूह कर्तव्य को उन्होंने स्वयं ही पूरा कर दिया। क्षेत्र मोहन विस्मय से अवाक होकर देखते रह गए। शैलेश दुर्बल स्वभाव का आदमी है। कोई कठोर बात कहना उसकी प्रकृति के सर्वथा विरुद्ध है, किंतु वो उन्मत्त की भांति ये सब क्या कह रहा है। क्षेत्र मोहन को पहले ये समाचार मिल चुका था कि उषा का छोटा भाई ले जाने के लिए आया है। इसके लिए ये अपरिचित आदमी वही है, इसमें उसे कोई संदेह नहीं रह गया। उसी के सामने शैलेश ये सब क्या बक रहा है। क्षेत्र मोहन व्यग्र हो अनुनय पूर्वक प्रायः दोनों हाथ जोड़कर बोल उठे, देखिए अपनी दीदी से यह सब कुछ भी न कहिएगा। अपरिचित लड़के ने दरवाजे की ओर उंगली उठाते हुए सिर हिलाकर कहा, मुझे कुछ भी जताना न पड़ेगा। बाहर खड़ी होकर दीदी अपने ही कानों सब सुन रही हैं। बाहर खड़ी हैं इसी जगह? प्रत्युत्तर में लड़के के जवाब देने से पहले ही शैलेश ने स्पष्ट करते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ क्षेत्र, वो इसी जगह खड़ी है। जवाब सुनकर क्षेत्र मोहन सन्न और विवर्ण होकर बैठे रह गए। उसी दिन 2-3 घंटे बाद बहन को लेकर अविनाश स्टेशन की ओर रवाना हुआ तो सोमेन अपनी बुआ के घर था। उसके पिता कॉलेज में और क्षेत्र मोहन हाई कोर्ट की बार लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। दूसरे दिन सुबह की चाय की टेबल पर बैठी विभा ने स्वामी की ओर कटाक्ष करते हुए कहा, दादा क्या कर रहे हैं देखा? क्षेत्र मोहन ने कहा, देखा तो हाथ में एक किताब है, किंतु असल में जान पड़ता है अफसोस कर रहे हैं। विभा ने पूछा, वो काम तुम कब करोगे? कौन काम, पुस्तक लेने का या अफसोस करने का? विभा ने कहा, किताब तो अब तुम्हारे हाथ में शोभा न देगी, मैं दूसरी ही बात के लिए पूछती हूँ। क्षेत्र मोहन ने चोट खाकर कहा, भाई को बुलाकर मायके चली जाओगी तो शायद अफसोस कर सकूं। विभा का मन आज खुश था, इसलिए वो नाराज नहीं हुई। बोली, ये काम तो जान पड़ता है मैं न कर सकूंगी, क्योंकि हिंदुत्व का जब तब और छुआछूत की शिक्षा सीखने की सुविधा मुझे बचपन से ही नहीं मिली। आजकल क्षेत्र मोहन पत्नी की बातों में प्रायः चिढ़ जाया करते थे, किंतु इस समय क्रोध दबाकर सहज स्वर में बोले, तुम्हारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम्हें ये सब सीखने का सुअवसर नहीं मिला। यदि मिला होता तो शायद आज इतनी बड़ी विडंबना आज तुम्हारे दादा के जीवन में घटित न हुई होती। इतना कहकर वो कमरे को छोड़कर चले गए। भवानीपुर की उन सुक्षिता पात्री को सुपात्र तक पहुंचाने की चेष्टा फिर आरंभ हो गई। विभा पति के आंतरिक विराग के भय से ऊपर से तो इस काम में सहायता नहीं कर सकी, किंतु अपनी सहज सहानुभूति अनेक प्रकार से प्रकट करने से विरत भी नहीं रही। कन्या पक्ष के अनुरोध पर जब एक दिन क्षेत्र मोहन ने सीधा सरल प्रश्न किया तब शैलेश ने अस्वीकार करते हुए सहज भाव से कहा, जीवन का ज़्यादातर हिस्सा तो बीत चुका क्षेत्र, अब जो थोड़े दिन रह गए हैं उनके लिए कोई नया झंझट सिर पर लेने का साहस नहीं होता। सोमेन है, तुम लोग आशीर्वाद दो कि वो जीता रहे, हमें और ऐसे किसी झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की निष्कपट बात समझकर क्षेत्र मोहन ने आज मन ही मन वेदना का अनुभव किया। इसके बाद वो अदालत से लौटते हुए प्रायः शैलेश के यहाँ आने लगे।
घर में गृहिणी नहीं है, संतान नहीं है, 2-3 नौकर मिलकर गृहस्थी चलाते हैं। देखते देखते संपूर्ण घर की ऐसी विशृंखल बिखरी बिखरी शक्ल हो गई कि देख कर क्लेश का अनुभव होता है। प्रायः महीना भर बीत जाने के बाद क्षेत्र मोहन ने फिर से उस विषय पर बात चलाते हुए कहा, तुम तो मेरे मन का भाव जानते ही हो शैलेश, घर में एक प्राणी के रहे बिना जीना कठिन है, विशेष रूप से बुढ़ापे में। आज उमा भी उपस्थित थी। उसने कहा, बुढ़ापा आने में अभी बहुत देरी है और उसके आने से बहुत पहले ही भाभी जी आकर हाजिर हो जाएंगी। क्रोध करके कोई कब तक मायके में रह सकता है। इतना कहकर वो एक बार अपने भैया के मुंह की ओर ताक कर और एक बार शैलेश के मुंह की ओर देखने लगी, किंतु दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। शैलेश के मुंह पर तो विशेष रूप से जैसे बादल छा गए, किंतु उसकी ओर देख रही है ये सोचकर कुछ देर बाद सिर हिलाकर कहने लगे, नहीं, वो अब ना आएगी। उमा ने उसकी बात पर अविश्वास करते हुए बड़े जोर के साथ कहा, नहीं आएंगी, जरूर आएंगी, हो सकता है शायद इस महीने के अंदर ही आ जाएं। क्यों भैया, आ सकती हैं ना। उनका लौट आना कितना कठिन है उसके भैया इसे जानते थे। जाने के पहले शैलेश के मुंह से निकली हर एक बात उषा के कलेजे में बिंध गई थी। वो किसी दिन उन सब बातों को भूल पाएगी ये सोचना भी उनके लिए कठिन था। बहू के प्रति शैलेश के पिता ने असीम अन्याय किया था। फिर लौट आने पर विभा ने भी ईर्ष्यावश अनेक प्रकार से अन्याय किया है और उसकी हद कर दी शैलेश ने उस दिन जाते समय। किंतु हिंदू स्त्री की शिक्षा और संस्कार और विशेषता उषा के मधुर चरित्र के साथ उन्हें एकत्र करने पर पति गृह छोड़कर इस प्रकार चले जाने का क्षेत्र मोहन किसी प्रकार अनुमोदन नहीं कर पाते थे। ये बात याद कर उनके मन को जब भी कष्ट होता वो अपने आप को यह कहकर सांत्वना दे लेते थे कि उषा ने अपने प्रति किए गए अनादर और अवहेलना को तो सह लिया, किंतु जब पति ने उसके धर्माचरण पर चोट की तब वो सहन नहीं कर सकी। जान पड़ता है इसीलिए बहुत दिनों के बाद एक दिन जब पति गृह से उसकी पुकार हुई तब जरा सी दुविधा, जरा सी अभिमान उसने नहीं किया, चुपचाप बिना कुछ विचार किए लौट आई। हिंदू नारी के इस धर्माचरण नामक वस्तु के साथ संस्कार युक्त और आलोक प्राप्त क्षेत्र मोहन का कुछ विशेष परिचय तो नहीं था, फिर भी अपने घर के साथ उसकी तुलना करके और एक प्राणी के विश्वास की दृढ़ता तथा अपने आप को वंचित करने की शक्ति देखकर अपना समस्त समाज उन्हें क्षुद्र और तुच्छ लगता था। वो मनी मन कहा करते थे कि सत्य का ऐसा तेज तो हमारे यहाँ की किसी स्त्री में नहीं है। उन्हें आशंका होती कि मानो वो सचमुच के धर्म जैसी चीज़ हम लोगों के बीच से निर्वासित हो गई है। जो विश्वास अपने को पीड़ित करने में पीछे नहीं रहता, श्रद्धा की गंभीरता जिसके दुख और त्याग के बीच अपनी परख कर लेती है, वो विश्वास क्या विवाह में है, उमा में है, और भी कितनों को वो जानते हैं, किंतु कहाँ है इसकी तुलना। इसी की अनुभूति क्षेत्र मोहन के समस्त अंतर को एक ओर संकोच तथा दूसरी ओर भक्ति से भर दिया करती थी। कारण इन थोड़े दिनों में ही उषा अपने पति को कितना प्यार करने लगी थी ये बात उनसे छिपी हुई न थी, और दूसरे एक क्षण जब याद आता कि सब कुछ बहा देकर इतना बड़ा कांड हो गया सिर्फ एक मुसलमान खानसामा को लेकर, जिस आचार का वो पालन नहीं करती थी घर में, फिर उसी के प्रचलन ने उसे एक बार ही गृह त्यागनी बना दिया। दूसरे लोग चाहे कुछ भी करें, किंतु भाभी का स्मरण करने की उनकी संकीर्ण तुच्छता के कारण क्षेत्र मोहन विस्मय और क्षोभ से अभिभूत हो उठते थे। उमा सवाल करके उनके मुंह की ओर ताक रही थी। कुछ जवाब न पाने पर विस्मित होकर बोली, क्यों भैया, बोलते क्यों नहीं। क्या कहूँ, उमा बोली, खूब। मैंने कहा कि भाभी शायद इसी महीने लौट आए, तुम्हें ऐसा लगता है ना भैया। बहन के सवाल को टालकर क्षेत्र मोहन ने कहा, यदि मान ही लिया जाए कि वो नहीं आएंगी, उनका बहुत सा समय तो यहाँ ना आकर ही कट गया है और जो शेष है वो भी ना आने पर भी कट ही जाएगा, किंतु क्या इसीलिए कोई और उपाय नहीं है। मैं तो यही बात कहता हूँ। उमा ठीक ठीक समझ नहीं पाई, वो निरुत्तर ताकती रह गई। शैलेश ने उसके अचरज भरे मुंह की ओर देखकर कहा, उनका लौट आना मैं उचित नहीं समझता उमा, वो मेरी विवाहिता पत्नी है, किंतु मैं उन्हें सहधर्मिणी नहीं कह सकता। उमा के विरुद्ध इस अभद्र संकेत के क्षेत्र मोहन मनी मन विरक्त हुए। बोले, जब हम लोगों का कोई धर्म ही नहीं है तो फिर सहधर्मिणी क्या। इन सब बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं है भाई, मैं तो गृहस्थी चलाने की एक व्यवस्था कर लेने का प्रस्ताव भर करता हूँ। शैलेश ने गहरे आश्चर्य के साथ कहा, हम लोगों का धर्म नहीं है।
क्षेत्रमोहन ने कहा। किस जगह है, दिखाओ। काम धाम करते हैं, खाते पीते हैं बस। हमारा काम सहधर्मिणी के बिना भी चल जाता है। उस जमाने के लोगों के लिए था श्राद्ध, शांति, पूजा पाठ, व्रत, नियम। धर्म को लेकर ही वे मस्त रहते थे। उनके लिए थी सहधर्मिणी की आवश्यकता। हम लोगों के लिए इन बड़ी बड़ी बातों की क्या जरूरत है? शैलेश ने मर्माहत होकर कहा। सहधर्मिणी की जरूरत बस इसीलिए है, श्राद्ध, शांति, पूजा पाठ। उसकी बात पूरी ना हो पाई कि बीच में क्षेत्रमोहन बोल उठे। इसीलिए भाई, इसीलिए। इससे छोड़ और कुछ भी नहीं है। तुम भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ। विदाउट ऑफेंस, अर्थात तिरस्कार के भाव के बिना कहता हूँ। पूजा भी नहीं करते, मंदिर भी नहीं जाते। कृष्ण विष्णु को लेकर खींचातान करने का बुरा अभ्यास भी हम में नहीं है। स्त्रियां तो और भी हार्मलेस अर्थात निरीह हैं। हम सहज मनुष्य हैं, भले लोग हैं। क्या होगा भाई हमारे लिए इतने बड़े 5-7 अक्षरों वाली सहधर्मिणी को लेकर? एक छोटी सी स्त्री होने से ही हमारा काम अच्छी तरह चल जाता है। भाई तुम कृपा करके जरा राजी भर हो जाओ। भवानीपुर के वे लोग बहुत पीछे पड़े हैं। तुम्हारी बहन की भी बड़ी इच्छा है। हमारी बात मानो शैलेश। शैलेश का मुंह काला पड़ गया। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो क्षेत्र? ये हाल देखकर उमा घबरा उठी। क्षेत्रमोहन भी डर कर बोले, नहीं भाई शैलेश, नहीं। यदि हंसी उड़ाने की कोई बात की भी है तो तुम्हारी अपेक्षा अपनी हंसी ज़्यादा उड़ाई है। शैलेश ने प्रतिवाद नहीं किया, केवल स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। अगले एवं अंतिम एपिसोड 4 में जानिए कि शैलेश ने पुनर्विवाह किया भवानीपुर वाली कन्या के साथ अथवा उषा वापस लौटकर घर आई।